मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ तमिल उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं, जिसके लेखक हैं एन पारसारथी और जिसका हिंदी अनुवाद किया है आर विलीनाथन ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के अब तक मैं भाग 2 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के तीसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। बस तुम लिखो उस्ताद, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। अभिनेता सम्राट गोपाल द्वारा अभिनीत नवरस नाटक एक लाइन का यह विज्ञापन काफी है, हाउसफुल हो जाएगा। सिनेमा में जो नाम कमाया है, नाटक में उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। यही आजकल की टेक्निक है। यानी कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी लिखे तो भी तुम्हारे नाम से नाटक चमक उठेगा। तुम यही कहना चाहते हो ना? और क्या, तो फिर मैं नहीं लिखूंगा। मुत्तु कुमरन की आवाज में सरूती थी। उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। क्यों, क्या बात है? तुम कहते हो कि हद दर्जे की चीज को भी अपने लेवल पर अच्छे दामों में बेच सकते हो, और मेरा कहना है कि मैं अपनी अच्छी चीज को भी सस्ते लेवल पर नहीं बेचूंगा। यह सुनकर गोपाल भौचक रह गया, मानो मुंह पर जोर का तमाचा पड़ा हो। यही बात अगर किसी दूसरे ने कही होती तो उसके गाल पर थप्पड़ लगाकर वह गेट आउट चिल्लाया होता। लेकिन मुत्तु कुमरन के सामने वह आज्ञाकारिणी पत्नी की भांति दब गया। थोड़ी देर तक वह तिलमिलाता रहा कि दोस्त को क्या जवाब दे। न तो वह गुस्सा उतार सका और न कोई चिकनी चुपड़ी बात ही कर पाया। उसके भाग्य से मुत्तु कुमरन ही होठों पर मुस्कान भरते हुए कहने लगा, फिक्र न करो गोपाल, मैंने तुम्हारे अहंकार की थाह लेने के लिए ही ऐसी बातें की। मैं तुम्हारे लिए नाटक लिखूंगा, लेकिन वह तुम्हारे अभिनय से बढ़कर मेरी लेखनी का ही नाम रोशन करेगा। उससे क्या, तुम्हारी बड़ाई में मेरा भी तो हिस्सा होगा। पहला नाटक सामाजिक हो या ऐतिहासिक? मुत्तू ने बात बदली। ऐतिहासिक ही होगा। राजेंद्र चोलन या सुंदर पांडियन में कोई भी हो। पर हां, बीच बीच में ऐसे चुटीले संवाद जरूर हों जिन्हें सुनकर दर्शक तालियां पीटें। नाटक का राजा चाहे जो भी हो, उसके मुंह से कभी कभी ऐसे संवाद बुलवाना चाहिए कि हमारे महाराज कामराज, नारियों के मन मोहने वाले रामचंद्रन, दाताओं के दाता करुणानिधि, युवकों के युवक पेरियार, भाइयों के भाई आपड़ा। वह नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? राजराज चोलन के जमाने में यह सब नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा कि मास अपील होगा। मास अपील के नाम पर उलजलुल लिखना मुझसे नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? मैं नाटक को नाटक की तरह ही लिखूंगा, बस। वह लोकप्रिय कैसे होगा? नाटक की सफलता नाटक लेखन और मंचन पर निर्भर है, न कि बेहुदे संवादों पर। जैसी आपकी इच्छा। तुम ठहरे उस्ताद, इसलिए मेरी नहीं सुनोगे। किस पात्र की कौन भूमिका निभाएगा, कितने सीन होंगे, कितने गाने होंगे, इन सब का जिम्मा मुझ पर छोड़ दो। नाटक सफल नहीं हुआ तो मेरा नाम मुत्तु कुमरन नहीं। ठीक है, अब चलो खाना खा लें। भोजन के बाद भी दोनों थोड़ी देर तक बातें करते रहे। उसके बाद गोपाल ने अपनी अलमारी खोलकर उसमें रखी रंग बिरंगी बोतलों में से 2 बोतलें और गिलास निकाल ली। इसकी आदत पड़ गई है उस्ताद। नाटककारों और संगीतकारों के सामने यह सवाल शोभा ही नहीं देता। आओ इधर बैठो, कहते हुए गोपाल ने मेज पर बोतल, गिलास और ओपनर रखे। उसके बाद उसकी बातों की दिशा बदली। शाम के इंटरव्यू में आई हुई लड़कियों पर वे खुलकर बड़ी स्वतंत्रता से विचार विमर्श करने लगे। उधर बोतलें खाली होती जा रही थी और इधर शालीनता भी रीतती चली जा रही थी। तनी पाडल तीर जैसी पुरानी पुस्तकों से कुछ अश्लील कविताएं सुनाकर
मुत्तु कुमरन भी श्लेष के सहारे उनकी भद्दी व्याख्या करने लग गया। समय बीतते पता न चला। बायस कंपनी में काम करते हुए भी उनके बीच ऐसी कविताएं और बातें हुआ करती थी, लेकिन तब की और अब की बातों में बड़ा फर्क था। बायस कंपनी में न तो नशे पानी की ऐसी व्यवस्था थी और न खुलकर बात करने की सहूलत। लुक छिप कर डरते डरते ऐसी बातें करनी होती थी। बायस कंपनी ऐसी बंजर भूमि थी जहां लड़कियों की भनक तक नहीं पड़ती थी। अब तो वह बात ही नहीं थी। आधी रात के बाद मुत्तु कुमरन लड़खड़ाते पैरों आउट हाउस की ओर बढ़ा तो एक नाया छोकरे ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर ले जाकर लिटाया। मैं टेलीफोन की कीबोर्ड के पास सोऊंगा, जरूरत पड़े तो फोन पर बुला लीजिएगा। यह कहकर बिस्तर के पास के फोन एक्सटेंशन दिखाकर वह चला गया। मुत्तु कुमरन को उसकी आवाज बड़ी धीमी सुनाई दी और टेलीफोन भी धुंधला सा दिख पड़ा। उसके अंग ऐसे तिथिल पड़ गए थे मानो कहीं मारपीट में चूर चूर हो गए हों। आंखों में नींद भर आई थी। उसी समय टेलीफोन की घंटी बजी। मानो सपने से उठकर उसने अंधेरे में कुछ टटोला। टेलीफोन नहीं मिल रहा था। सिरहाने की स्विच दबाकर बत्ती जलाई और टेलीफोन का चोंगा उठाकर दूसरे छोर से एक नारी कंठ की सहमी सहमी और शर्मिली सी आवाज आ रही थी। हेलो, मुझे पहचानते हैं आप? यद्यपि यह आवाज पहचानी से लगी तो भी उस आलम में वह ठीक ठीक पहचान नहीं पाया, इसलिए वह उत्तर देते हुए हिचक रहा था। नारी कंठ ने बात जारी रखी। मैं माधवी, इंटरव्यू से पहले आपसे बात हुई थी, याद है? हाँ, तुम? नशे में उसने तुम कह दिया तो क्या बुरा किया? एक हम उम्र युवती से आप कहकर बात करे तो क्या इससे उसकी जवानी और दोस्ती की अवहेलना नहीं होती? अब तक पी हुई शराब को और भी तीखी करती हुई उस लड़की की मधु मधुर कंठ ध्वनि उसके कानों में शहद उड़ेल रही थी। माफ कीजिए, आप? अपने को होश में वापस लाते हुए अपने संबोधन में वह संशोधन करने लगा तो दूसरी ओर से उसकी प्यार भरी आवाज आई। जैसे आपने पहले बुलाया वैसे ही बुलाइए, वही मुझे पसंद है। उसकी नजाकत और बात करने के तौर तरीके पर मुत्तु कुमरन कुछ इस तरह खिल उठा मानो बैठे ही बैठे उसे बलात् नारी आलिंगन का सुख मिल रहा हो। इस घड़ी कहाँ से बोल रही हो और तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं इस वक्त आउट हाउस में मिलूंगा? वहां गोपाल जी के घर में टेलीफोन पर जो लड़का है मैं उसे जानती हूँ। यह जानकर भी यदि इस बेवक्त में कोई लड़की इस तरह फोन पर बात करे तो लोग क्या समझें? जो चाहे समझें। क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी इसीलिए आपको बुलाया। इसमें कोई गलती है? इस अंतिम वाक्य में जो प्रश्न था वह उसे गूढ़ सा मीठा लगा। सुनने वाले को तो यह नशे के नशे से भी बढ़कर बड़ा नशा लगा। उसे लगा कि संसार में सबसे पहले मधु स्रोत नारी कंठ और अधरों से ही बहा होगा। ऐसी मधुमती माधवी से बात करने का सौभाग्य पाकर मुत्तु कुमरन अपने को बड़ा धन्य समझने लगा। तनिक होश में आकर उसने सोचा कि इस तरह माधवी के फोन करने का क्या कारण हो सकता है, लेकिन कारण को पीछे ढकेलकर वही उसके अंतःपटल पर आ खड़ी हो गई। एक क्षण के लिए उसके मन में यह संदेशा हुआ कि उसके फोन करने के पीछे शायद यह आशा हो कि मुझसे दोस्ती बढ़ाकर मेरी सिफारिश और मेहरबानी से गोपाल की नाटक मंडली में प्रमुख स्थान पाया जा सकता है। किंतु अगले ही क्षण उसी के मन ने उस भ्रम को मिटाकर कहा कि बात वह नहीं, शायद उसके दिल में तुम्हें प्रवेश मिल गया है। उसके फोन करने के पीछे इसी प्रेम भावना का हाथ है। उस रात को वह मीठे सपनों में खोया रहा। सोकर उठा तो लगा कि पौ कुछ पहले ही फट गई है और सूरज में बड़ी उतावली दिखा रही है। असल में बेड कॉफी के साथ नायर छोकरे के जगाने के बाद ही वह उठा था। कुल्ला करने के बाद जब उसने गर्म कॉफी पी तो मन में उत्साह और उल्लास भर गया। आउट हाउस के बरामदे पर आकर सामले के बगीचे पर नजर दौड़ाई तो उसकी आंखों के सामने बड़ा ही मनोरम दृश्य उपस्थित था। ओस कड़ों में नहाई हरी घास की फर्श झिलमिला रही थी। उस हरितमा में लाल गोटे की तरह गुलाब खिले थे। एक और परिजात का पेड़ था जिसके फूल हरी घास पर चौक पुर रहे थे।
कहीं से रेडियो में नन्नू पालिम्ब मोहन राग का गीत हवा में तैरता आ रहा था। सामने का बगीचा, प्रातःकाल की खुनक और गीत की माधुरी स्वर लहरी, ये तीनों मिलकर मुत्तु कुमरन को आह्लादित कर रहे थे। उस आह्लाद में उसे माधवी का स्मरण हो आया। पिछली रात को टेलीफोन में बेवक्त गूंजती आवाज भी याद हो आई। कुछ लोगों के गाने पर ही संगीत की रचना होती है, जबकि कुछ लोगों के बोलने पर भी संगीत बन जाता है। माधवी की बोली में वही जादू था। माधवी के कंठ में शायद कोयल बैठी थी। कोयल जैसे अंतराल दे देकर कूकती है, वैसे ही वह बोल रही थी। मुत्तु कुमरन को उसकी स्वर माधुरी की तारीफ में एक गीत रचने की कविता लिखने की इच्छा हुई। सुख बयार का, स्नेह मधु का, जिसने पाया हो सुमधुर कंठ, उसकी वाणी में गीत घुला, जैसे मंच पर गीत का गान, मन में भी गूंजे वैसी तान, उसमें भी सूक्ष्म है एक संगीत, जो अनहद नाद कहाता है, कोई डूब के ही सुन पाता है। इस आशय का गीत रचकर उसने मन ही मन गुनगुनाया। कहीं वह छंदबद्ध था और कहीं शिथिल, फिर भी उसे इस बात का संतोष था कि यह उच्च आशय का था। इस तरह मुत्तु कुमरन बरामदे में खड़ा होकर बगीचे की सुषमा देख रहा था और माधवी की स्वर माधुरी का रस ले रहा था कि गोपाल नाइट गाउन में ही मुत्तु कुमरन से मिलने आउट हाउस में आ गया। अच्छी नींद तो आई यार। हाँ, बड़े मजे की नींद सोया। अच्छा, अब मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूँ। क्या कल आई हुई लड़कियों में से तुम किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो? क्यों, क्या मेरी शादी उससे करवाना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी नाटक मंडली का उद्घाटन जल्दी से जल्दी करना चाहता हूँ। पहले नाटक का मंचन भी उसी समय कर देना है। उसके लिए सिलेक्शन वगैरह जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, कर लो। करने से पहले तुम्हारी भी सलाह चाहता हूँ। इस विषय में मैं अभिनेता सम्राट को क्या सलाह दूं? यह कैसा मजाक है? मजाक नहीं, सच्ची बात है। इंटरव्यू के लिए जो दो युवक आए थे, मैंने उन दोनों को लेने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि वे दोनों संगीत नाटक अकादमी के सेक्रेटरी चक्रपाणी की सिफारिश लेकर आए थे। अच्छा, ले लो। फिर आई हुई लड़कियों में सभी सुंदर हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह माधवी ही कदकाठी और नाक नक से तराशी हुई बहुत सुंदर युवती थी। अच्छा, उसे परमानेंट हीरोइन बना लेना है। नाटक के लिए ही ना। उस्ताद, तुम्हारा मजाक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, रहने भी दो। अच्छा, रहने दिया। आगे बोलो। मुत्तु कुमरन ने कहा। गोपाल बोला, आई हुई लड़कियों में से कुछ एक को नाटक के उप पात्रों के लिए लेना चाहता हूँ। यानी ऐतिहासिक कहानी हो तो सखी और बादी, सामाजिक कहानी हो तो कॉलेज की सहेली, पड़ोस की लड़की, यही ना। जरूर जरूरत पड़ेगी। समय समय पर जीवन साथी के बतौर भी काम आ सकती है। मजाक बर्दाश्त न कर सका तो गोपाल ने चुप्पी साध ली और मुत्तु कुमरन पर पैनी दृष्टि फेंकी। मुत्तु कुमरन ने तत्काल बात बदलकर हंसते हुए पूछा, गोपाल, नाटक मंडली नाम रखने से पहले तुम कह रहे थे कि सेक्रेटरी से मिलकर आयकर आदि के विषय में कुछ पूछना है। पूछ लिया क्या? गोपाल ने कहा, सुबह ही सेक्रेटरी को फोन कर मालूम भी कर चुका। हम गोपाल नाटक मंडली नाम रख सकते हैं। सेक्रेटरी की सलाह के बाद ही तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, बोलो आगे क्या करना है? इस आउट हाउस में सभी सुविधाएं हैं। यहाँ बैठकर जल्द से जल्द उस्ताद को नाटक लिखकर तैयार कर देना है, बस। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नायक छोकरे को आवाज दो। उत्तर के सुपरस्टार दिलीप कुमार जब यहाँ आए थे, उनके ठहरने के लिए ही यह आउट हाउस खासकर बनवाया गया था। उनके बाद यहाँ ठहरने वाले पहले आदमी तुम ही हो। तुम्हारा ख्याल यही है ना कि उस्ताद की इससे बड़ी अवहेलना नहीं की जा सकती? इसमें अवहेलना कैसी? दिलीप कुमार एक अभिनेता हैं, लेकिन मैं तो एक गर्विला कवि हूँ। उनके ठहरने से मैं इसको तीर्थ स्थान नहीं मान सकता। तुम मानना चाहो तो मानो। मैं तो यह चाहता हूँ कि जहाँ मैं ठहरता हूँ उसे दूसरे लोग तीर्थ माने। जैसी तुम्हारी मर्जी। पर जल्दी नाटक लिख दो, बस। मेरी पांडुलिपि को अच्छी तरह कोई टाइप करके देने वाला मिले तो सही। हाँ, याद आया। कल के इंटरव्यू में उसी माधवी नाम की लड़की ने कहा था कि वह टाइप करना भी जानती है। उसी से कह दूंगा कि वह टाइप कर दे।
टाइप करते करते उसे संवाद भी याद हो जाएंगे। बड़ा अच्छा विचार है। इस तरह कोई कथा नायिका ही साथ रहकर हेल्प करे तो मैं भी नाटक जल्दी लिख डालूंगा। कल ही एक नए टाइपराइटर के लिए ऑर्डर दे देता हूँ। जैसे तुम एक एक चीज का ऑर्डर देकर मंगा लेते हो, वैसे मैं अपनी कल्पना को ऑर्डर देकर तो नहीं मंगा सकता। वह तो धीरे धीरे ही उभर कर आएगी। मैं कोई जल्दी नहीं करता। इतना ही कहा कि नाटक जरा जल्दी तैयार हो जाए तो अच्छा रहेगा। चाय कॉफी ओवल जो चाहो फोन पर मंगा लो। सिर्फ चाय कॉफी या ओवल ही मिलेगी? जो चाहो में वह भी शामिल है। फिर तो तुम मुझे उमर खयाम बना दोगे। अच्छा, मुझे देर हो रही है। 10 बजे कॉल सीट है, कहकर गोपाल चला गया। मुत्तु कुबरन ने आउट हाउस के बरामदे से देखा कि सूरज की रोशनी में हरी घास और निखर उठी है और गुलाब की लाली माधवी के अधरों की याद दिला रही है। अंदर फोन की घंटी बजी तो उसने फुर्ती से जाकर रिसीवर उठाया। मैं माधवी बोल रही हूँ। बोलो, क्या बात है? अभी सर ने फोन पर बताया था। सर माने? अभिनेता सम्राट। मैं कल से स्क्रिप्ट टाइप करने के लिए आ जाऊंगी। मेरे आने की बात सुनकर आप खुश हैं ना? आने पर ही खुश होऊंगा। दूसरे छोर से हंसी की खिलखिलाहट सुनाई दी। टाइप करने के लिए तुम आओगी? गोपाल के मुंह से यह सुनकर मैंने उसे क्या कहा मालूम है? क्या कहा? सुनकर तुम खुश होगी। कहा कि जब कथा नायिका साथ रहकर हेल्प करेगी तो मैं नाटक जल्दी लिख डालूंगा। यह सुनकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, क्या ये आप जानते हैं? सुनाओ तो जानू। कल वहां आने पर ही बताऊंगी। वह चुटकी लेकर बोली। उधर से फोन रखने की आवाज आई तो मुत्तु कुमरन रिसीवर रखकर मुड़ा। द्वार पर हाथ में एक लिफाफा लिए छोकरा नायर खड़ा था। क्या है, इधर लाओ। मुत्तु कुमरन के कहने पर वह अंदर आया और लिफाफा देकर चला गया। लिफाफा भारी और बंद था। ऊपर मुत्तु कुमरन का नाम लिखा था। मुत्तु कुमरन ने बड़ी फुर्ती से उसे खोला तो उसमें से 10 रुपए के नए नए नोटों के साथ कागज का एक छोटा सा पुर्जा भी निकला। मुत्तु कुमरन ने पढ़ने के लिए पुर्जा निकाला तो उसमें दो ही चार पंक्तियां लिखी हुई थी। नीचे गोपाल के हस्ताक्षर थे। मुत्तु कुमरन ने एक बार दो बार नहीं कई बार उसे पढ़ा। उसके मन में एक साथ कई विचार आए। मुत्तु कुमरन ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया कि गोपाल उसे अपना घनिष्ठ मित्र मानकर प्यार से पेश आता है या जीविका की खोज में शहर की शरण लेने वाले व्यक्ति के साथ नौकर मालिक का सा व्यवहार करता है। मुत्तु कुमरन ने पहले यह समझा कि पैसे के साथ आए हुए उस पत्र के सहारे गोपाल का मन आंक लेगा, पर यह उतना आसान नहीं था। सोचने विचारने पर उसे ऐसा ही लग रहा था कि पत्र बड़े स्नेह और प्यार के साथ ही लिखा हुआ है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं कि भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास यह गली बिकाऊ नहीं के चौथे भाग का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।